नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। दिल्ली के विधानसभा के इलेक्शन की वोटिंग खत्म हो गई और बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं या कह लीजिए ऐसे संस्थान हैं जिन्होंने अपना एग्जिट पोल भी कल देर रात तक जारी कर दिया। अगर हम सारे एग्जिट पोल के आंकड़े को ध्यान से देखें तो ये समझ में आता है कि बीजेपी बहुत आसानी से दिल्ली में अपनी सरकार बनाने जा रही है। लगभग 9 एग्जिट पोल आए होंगे, जिसमें से 6 एग्जिट पोल पूरी तरीके से दिखा रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में वापसी कर रही 27 साल के बाद, और 3 ऐसे एग्जिट पोल हैं जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी सत्ता में पुनः वापस आ सकती है। बहरहाल ये 8 तारीख को ही पता चलेगा कि किसका एग्जिट पोल सही है और किसका एग्जिट पोल गलत है। लेकिन जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया के एग्जिट पोल हैं वो तो यही दर्शा रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में 27 साल के बाद आ रही है और भारी सीटों के साथ आ रही है, यानी कि वो वैसी ही जीत फिर से दर्ज करने जा रही है जैसा उसने महाराष्ट्र और हरियाणा में किया था। लेकिन अगर हम इन सारे एग्जिट पोल की स्थिति को समझें तो अभी तक 2024 के केंद्र के इलेक्शन के बाद और जितने भी स्टेट्स के इलेक्शन हुए हैं उसमें एग्जिट पोल दरअसल सही नहीं है। फिर भी हम यही मान के चलते हैं कि आज बीजेपी सत्ता में आने वाली है। अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो मान के चलिए कि कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। 2011 के उस पल को याद कीजिए जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी। 2011 में दिल्ली के जंतर मंतर पर एक आंदोलन शुरू होता है और उसकी अगुवाई अन्ना हजारे जी कर रहे होते हैं। अन्ना हजारे के उस आंदोलन के साथ कुछ ऐसे भी चेहरे जुड़ते हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता थे, और उन कार्यकर्ताओं के साथ भी लाखों की संख्या में ऐसे भी कार्यकर्ता जुड़ते हैं जो कि कोई विशेष चेहरा तो नहीं थे, लेकिन उन्हीं विशेष चेहरों में से एक चेहरा ऐसा था जिसको आज हम अरविंद केजरीवाल के नाम से जानते हैं, और उनके साथ लगभग 4-5 लोग ऐसे थे जो बड़े बड़े फेस थे और वो कहीं ना कहीं अंदर ये अपने दिल में बैठा के रखे थे आने वाले समय में वो राजनीति में जाएंगे। 2011 में जो भी आंदोलन शुरू हुआ था अन्ना हजारे का, उसके पीछे अगर हम राहुल गांधी के शब्दों में बोलें तो वो पूरे आंदोलन की फंडिंग आरएसएस और बीजेपी ने की थी। दरअसल आरएसएस उसको इस बात से फंडिंग कर रही थी या कह लीजिए बैक सपोर्ट कर रही थी कि किसी भी तरीके से 2014 में केंद्र में बीजेपी आए और दिल्ली में भी बीजेपी आए। दरअसल आरएसएस और बीजेपी को एकदम इस बात का एहसास नहीं था कि उस आंदोलन के गर्भ से एक कोई नई पार्टी जन्म लेगी और जो आम आदमी पार्टी के नाम से जानी जाएगी। बहरहाल अरविंद केजरीवाल के दिलों की महत्वाकांक्षा यही थी कि वो सत्ता में आए, सरकार बनाएं, चाहे वो केंद्र में बैठे या स्टेट में बैठे। पहले चरण में वो स्टेट में ही बैठना चाहते थे और उसके बाद वो देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। इसी वजह से अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी की शुरुआत की और उस समय की सरकार यानी कि कांग्रेस और उस समय दिल्ली में बैठी सीएम शीला दीक्षित के खिलाफ बोलने से वो कहीं नहीं चूकते थे। याद कीजिए उस समय के पल वो कई जगहों पर दिल्ली में खंभे पे खड़े होकर इलेक्ट्रिसिटी के वायर काटा करते थे या जोड़ दिया करते थे। उस समय उन्होंने दिल्ली की सरकार को सबसे भ्रष्ट और करप्ट सरकार बताई और केंद्र में बैठी सरकार जो कि कांग्रेस की थी उसको भी अति भ्रष्ट सरकार बताई, और ये कहने से नहीं चूके कि आम आदमी पार्टी के साथ जो भी लोग जुड़े हैं वो कहीं से भी दागे नहीं हैं और वो पूरे देश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। और उस समय सोशल मीडिया इतना हावी नहीं था, लेकिन चूंकि ये इस ऐसे बैकग्राउंड से थे कि उस समय भी इन्होंने सोशल मीडिया का पूरा उपयोग किया और ये बताने से नहीं चूके कि आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल जी अगर प्रधानमंत्री बन जाएं तो देश कितना सुधर जाएगा। बहरहाल वो प्रधानमंत्री तो नहीं बने, लेकिन हाँ मुख्यमंत्री दिल्ली के जरूर बन गए। उस समय शीला दीक्षित के कैरियर को यानी कि राजनीतिक सफर को उन्होंने वहीं पे खत्म कर दिया था। सिटिंग सीएम को उन्होंने दिल्ली से हराया और सत्ता में दिल्ली में बैठ गए। बहरहाल 2013 में जब वो मुख्यमंत्री बने उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वो भी बड़ा चर्चा का विषय बना रहा कि एक इतना ईमानदार आदमी 2014 के केंद्र के इलेक्शन में लड़ने के लिए 2013 में चूंकि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, इस वजह से उन्होंने दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया।
2015 में आम आदमी पार्टी बम्पर सीटों के साथ सरकार बनाती है, फिर 2020 में भी आम आदमी पार्टी बम्पर सीटों के साथ सरकार बनाती है। दरअसल 2015 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, उस समय तक बीजेपी आम आदमी पार्टी को या कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी को उतनी तवज्जो नहीं देती थी। उनको ये लगा कि अभी छोटी सी पार्टी है और ये खत्म भी हो जाएगी बहुत जल्दी, जैसा बहुत सारी पार्टियां आती और जाती हैं। अगर हम पुराने इतिहास को भी देखें तो जनता दल भी ऐसे बनी थी और जनता दल टूट गई। लेकिन आम आदमी पार्टी जब 2020 में एक बार फिर से बम्पर सीटों के साथ जीतती है, तो कहीं न कहीं दोनों बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस के निगाह में चढ़ जाती है कि अब ये पार्टी दरअसल आगे बढ़ने को तैयार है। बहरहाल 2011 का जो आंदोलन था अन्ना हजारे का, उसमें आरएसएस और बीजेपी ने जो सपोर्ट किया था उस आंदोलन को, उसमें कभी बीजेपी ने नहीं सोचा था कि इस तरीके की कोई पार्टी सामने उभर कर आएगी। अब 2025 के इलेक्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी यही चाहती हैं कि आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो और ये पार्टी कहीं ना कहीं टूट जाए। इस वजह से आप गौर कीजिएगा कि 2024 में केंद्र में इंडिया गठबंधन के साथ आम आदमी पार्टी थी जरूर, लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा में कांग्रेस उसके साथ नहीं जुड़ती है, चाहे कांग्रेस हार ही क्यों न गई हो हरियाणा और महाराष्ट्र। अब 2013 में जो इलेक्शन हुआ था या 2011 में जो आंदोलन हुआ था, उसकी वजह से कांग्रेस 10 सालों से सत्ता केंद्र से बाहर है और स्टेट से भी बाहर है। लेकिन एक बार और स्टेट की सत्ता से बाहर कांग्रेस रहने को तैयार है, लेकिन वो इस बात से तैयार नहीं है कि आम आदमी पार्टी अब आगे जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जितने वोटर हैं वो कांग्रेस के हैं और पंजाब में भी कांग्रेस को ही आम आदमी पार्टी ने हराया है। अब यही 2025 का मौका था कांग्रेस के हाथ में कि 2013 या कह लीजिए 2011 का जो आंदोलन है उसका पूरा बदला लिया जाए और कांग्रेस ने 70 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे और उनका प्रयास यही रहा कि 70 सीटों पर आम आदमी पार्टी हार जाए, चाहे बीजेपी 70 की 70 सीटें जीत जाए। लेकिन अब बीजेपी के कुछ बड़े नेता ये तो नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी खत्म हो, क्योंकि अब कांग्रेस का विजन सिर्फ 2025 नहीं, आने वाले 5 साल के बाद की राजनीति को साधने की कोशिश कांग्रेस अभी से शुरू कर दी है। 2029 के केंद्र के इलेक्शन या आने वाले 5 सालों में कांग्रेस अपने आप को हर स्टेट में मजबूत करना चाहती है और सिंगल पार्टी खड़ी करना चाहती है। ये बात दरअसल केजरीवाल जी को भी पता है और बीजेपी को भी पता है। अब बीजेपी के बड़े नेता या कह लीजिए आला कमान तो कतई नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी खत्म हो, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता इस बार दिल्ली में अपनी सरकार देखना चाहते हैं और अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती है तो ये मान के चलिए आम आदमी पार्टी का राजनीतिक सफर यहीं खत्म हो जाएगा और केजरीवाल जी का भी राजनीतिक सफर यहीं पे खत्म हो जाएगा। दिल्ली की जिस सीट से केजरीवाल जी लड़ रहे हैं उसी सीट से शीला दीक्षित जी के बेटे संदीप दीक्षित जी लड़ रहे हैं। दरअसल संदीप दीक्षित को ये पता है कि वो ये सीट जीत नहीं सकते हैं, लेकिन वो इतनी मजबूती से लड़ रहे हैं कि ये सीट वो जीते चाहे ना जीते, लेकिन केजरीवाल जी का हारना बहुत जरूरी है। यहीं पर बीजेपी कमजोर पड़ती हुई दिखती है कि आम आदमी पार्टी को बीजेपी चाहती तो है सत्ता में रहे, लेकिन वो लगभग 36 से 40 सीट के बीच में रहे और बीजेपी खुद में 30 से 35 सीटों के बीच में रहे। क्योंकि अगर हम दिल्ली के पूरे सिस्टम को समझें तो जो एलजी है दिल्ली के, उनकी वैल्यू या उनकी पावर दिल्ली के मुख्यमंत्री से कई गुना ज्यादा है। अब अगर आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो जाती है तो भी दिल्ली की सत्ता एक्चुअल में दिल्ली के केंद्र के पास ही है और अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी आती है तो भी पूरी दिल्ली की सत्ता केंद्र के हाथ में ही रहती। अगर आम आदमी पार्टी आज हार जाती है तो मान के चलिए अगले 5 साल के बाद कांग्रेस का उदय होना तय है, क्योंकि दिल्ली की जनता 5 साल के बाद जरूर से दूसरे चेहरे को देखना पसंद करेगी। ये बात कांग्रेस के दिमाग में है और अगले 5 साल में वो अपने संगठन को मजबूत भी कर सकती है। बीजेपी भी इस बात को अच्छे से समझती है, इसी वजह से बीजेपी नहीं चाह रही है कि दिल्ली की सत्ता उसको मिले, लेकिन उसके कार्यकर्ता और उसके नेता इस तरीके से लगे हुए हैं कि उनको दिल्ली की सत्ता मिले। बहरहाल सारे एग्जिट पोल भी यही दिखाते हैं और हमारा भी एग्जिट पोल यही दिखा रहा है
कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। हमारे एग्जिट पोल में हमने बीजेपी को 69 सीटें दी हैं। दरअसल ये 69 सीट देने के भी कुछ बड़े कारण हैं। जब आम आदमी पार्टी 67 सीट जीत सकती है तो बीजेपी 69 सीटें क्यों नहीं जीत सकती? जो 2015 और 2020 में आम आदमी पार्टी ने खेल किया था, यानी कि हर एक सीट पर अपने वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट में डलवाना, सेम वैसे ही बीजेपी ने भी इस बार किया कि हर एक सीट पर अपने वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट में डलवाना और जो आम आदमी पार्टी का वोटर है उसको वहां से हटवाना। यही चीज आम आदमी पार्टी ने भी किया था। इसी वजह से 2 बार बम्पर जीती और 2 बड़ी पार्टियों के निगाह में आकर खड़ी हो गई। अब यही चीज आज भी है सामने कि आम आदमी पार्टी के उस फॉर्मूले को बीजेपी ने दोहरा दिया है, तो फिर वो 67 सीट से ज्यादा क्यों नहीं जीत सकती? लेकिन अगर वो 67 सीट बीजेपी नहीं जीतती तो मान के चलिए बीजेपी उस फॉर्मूले को जानबूझकर हर सीट पर नहीं दोहराई है ताकि आम आदमी पार्टी जिंदा रहे, क्योंकि आम आदमी पार्टी को पूर्णतया खत्म करने का मतलब है कि कांग्रेस का उदय होना। अब जो दिल्ली के शतरंज की बिसात जो बिछाई गई थी, दरअसल ये बिछाई गई थी राहुल गांधी जी के द्वारा, और इस बिसात में आमने सामने राहुल गांधी जी लाके खड़ा कर देते हैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी को। अब बीजेपी को पूरे इलेक्शन में समझ में नहीं आता रहा कि क्या वो आम आदमी पार्टी के साथ वैसे ही लड़े जैसे वो महाराष्ट्र में और हरियाणा में कांग्रेस के साथ लड़ी है। अगर वो ऐसे लड़ती है तो ये मान के चलिए कि आम आदमी पार्टी खत्म है, और अगर वो ऐसे नहीं लड़ती है और त्रिशंकु सरकार बनती है तो ये मान के चलिए पूरी की पूरी सत्ता कांग्रेस के हाथ में आ जाएगी। बहरहाल ये कभी भी बीजेपी नहीं चाहेगी कि किंग मेकर कांग्रेस बने। इस वजह से ये मान के चलिए कि 65+ सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। ये मान के चलिए कि कांग्रेस दिल्ली की सत्ता में बैठ तो जरूर नहीं रही है, लेकिन ये कांग्रेस की ही पूरी रणनीति है कि बीजेपी दिल्ली की सत्ता में बैठे, और अगर बीजेपी दिल्ली की सत्ता में बैठती है तो ये मान के चलिए कांग्रेस अपनी रणनीति में कामयाब होती है और वो अपने विजन को पूरा करेगी अगले टेन्योर में। लेकिन आम आदमी पार्टी का पूर्णतया खत्म होना लगभग तय है। बहरहाल आने वाले रिजल्ट में क्या असली स्थिति होगी ये तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हमारे पूरे चैनल की निगाहें इस पर बनी हुई हैं। मैं अपने सारे दर्शकों से बोलता हूँ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।